गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9वीं विज्ञान भाग 2 पाठ 8वां उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीवों के बारे में हमने पिछली कुछ कक्षाओं में पहले से ही पढ़ा हुआ है। कक्षा 7वीं 6ठी 8वीं में आपने सूक्ष्मजीवों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली है। आज इस पाठ में हम उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीवों के बारे में अधिक विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सूक्ष्मजीव क्या है। आप जिसे जानते हो, सूक्ष्मजीव इस शब्द में ही सूक्ष्म अधिक जीव, ऐसा जीव जो कि बहुत ही सूक्ष्म है, जिसे हम निरी आँखों से नहीं देख पाते, ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। जिसे देखने के लिए हमारी साधारण आँखें कमज़ोर पड़ जाती हैं। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का ही उपयोग करना पड़ता है। इस पाठ में हम कुछ उपयुक्त और कुछ उपद्रवी सूक्ष्मजीवों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इस पाठ में हम कुछ उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीवों के बारे में देखने वाले हैं। उपयुक्त सूक्ष्मजीवों में हम लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम और किण्व, इन 3 सूक्ष्मजीवों का अभ्यास करने वाले हैं। लैक्टोबैसिलाई यानी कि ऐसा सूक्ष्मजीव, ऐसा जीवाणु जिसका उपयोग दूध का दही बनाने के लिए उपयोग में आता है। राइजोबियम ये एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जो दलहन और फली वाली सब्जियों की जड़ों में पाया जाता है। किण्व एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जिसका उपयोग डबल रोटी और पाव बनाने की प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाता है। तो ऐसे उपयोग में लाए जाने वाले ये जो सूक्ष्मजीव हैं, इनके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहला है लैक्टोबैसिलाई। आप सब ने हम सब जो घर पे हमेशा दूध से दही या छाछ बनाते हैं। दूध से दही या छाछ बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलाई इस जीवाणु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। लैक्टोबैसिलाई जीवाणु दूध के लैक्टोज शर्करा का किण्वन प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। लैक्टोबैसिलाई, यहाँ आप देख सकते हो कि ये हम इस पैराग्राफ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। लैक्टोबैसिलाई जीवाणु दूध की लैक्टोज शर्करा का किण्व प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण करता है। इसके कारण दूध का पीएच कम हो जाता है और दूध के प्रथिनों का स्कंदन यानी कि कोएगुलेशन होता है। प्रथिन जो है वो एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। आप देखते हो कि दही जम जाता है। इसके कारण दूध के प्रथिन अन्य घटकों से अलग हो जाते हैं और इसे ही दूध का दही में रूपांतरण कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लैक्टिक अम्ल के कारण दही को विशिष्ट खट्टा स्वाद मिलता है। उसका पीएच कम होने के कारण दूध के अन्य घातक जीवाणुओं का विनाश होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा पैराग्राफ है। इसे इम्पोर्टेंट लिखें, स्क्रीनशॉट निकालें और अपनी कॉपी में लिखें। लैक्टोबैसिलाई जो होते हैं, यहाँ पे देखिए, लैक्टोबैसिलाई एक अनॉक्सी जीवाणु है। अनॉक्सी का अर्थ होता है ऐसे जीवाणु जो बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा का निर्माण करते हैं।
लैक्टोबैसिलाई के बारे में अगर आपको जानकारी पूछी गई तो आप बताएंगे कि लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु आयताकार होते हैं और ये अनॉक्सी जीवाणु होते हैं। अनॉक्सी का अर्थ है जिनमें ऑक्सीजन के बिना ऊर्जा निर्माण करने की क्षमता होती है। ये लैक्टोबैसिलाई जीवाणु दूध के लैक्टोज शर्करा का किण्व प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण करते हैं। इसके कारण दूध का पीएच कम होता है और दूध के प्रोटीनों का स्कंदन यानी कि कोएगुलेशन होता है। इसके कारण दूध के प्रोटीन अन्य घटकों से अलग हो जाते हैं। आप देख सकते हो कि दूध जो होता है वो पतला होता है और दही कैसा होता है, गाढ़ा होता है। दही जब बनता है, दही जब जमता है तो पानी अलग हो जाता है और दही अलग हो जाता है। इसे ही दूध का दही में रूपांतरण होना कहते हैं। लैक्टिक अम्ल के कारण दही को विशिष्ट खट्टा स्वाद मिलता है। उसका पीएच ही कम होने के कारण दूध के अन्य घातक जीवाणुओं का विनाश होता है। अब जानते हो कि जो दही होता है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा आवाज़ कमी करना मिला, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि प्रोटीन्स जो है वो अलग हो जाते हैं और इसलिए इसका जो पौष्टिक बहुत ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है ये दही। और दही का पीएच कम होने के कारण इसमें अन्य घातक जीवाणु नहीं होते, जिस वजह से ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। और इसीलिए ये जो दही होता है, जब हमारा पेट खराब हो जाता है या हम बीमार पड़ जाते हैं तो अक्सर डॉक्टर हमें दही खाने या छाछ पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोस्ट्रीडियम नामक जो जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु ये हमारे शरीर में जो आहार नाल में क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणु होते हैं, इन जीवाणुओं का ये लैक्टोबैसिलाई विनाश कर देते हैं और हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाते हैं। ये देखिए, आजकल प्रोबायोटिक दही या अन्य वास्तविक दही खाद्य पदार्थ वास्तविक रूप में है क्या? ऐसे पदार्थों में लैक्टोबैसिलाई जैसे उपयुक्त सजीवों का उपयोग किया जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। ये आहार नाल के क्लोस्ट्रीडियम जीवाणुओं का विनाश करते हैं और आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाते हैं। इसलिए दही, छाछ जब हम बीमार होते हैं तो लेना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। अलावा लैक्टोबैसिलाई के बहुत अन्य उपयोग भी है। एक बार हम इस पे नज़र डालते हैं। दही, छाछ, घी, पनीर, चीज़, श्रीखंड जैसे पदार्थों में जो किण्वन प्रक्रिया होती है, दूध से बनने वाले जो पदार्थ है, इनमें होने वाली किण्वन प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलाई जीवाणुओं का महत्वपूर्ण रोल होता है। सिडार, कोको, सब्जियों के अचार आदि पदार्थों को बड़े पैमाने में उत्पादन करने के में भी लैक्टोबैसिलाई किण्वन प्रक्रिया उपयुक्त होती है। इसके अलावा पाचन संस्थान में अगर कोई खराबी हो तो लैक्टोबैसिलाई और कुछ अन्य सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो उसके उपचार के लिए उपयोग में आते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि लैक्टोबैसिलाई जीवाणु हमारे पाचन संस्थान की खराबी में हमें रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। गाय, भैंस को दी जाने वाली जो बिनोली होती है, उसमें खटास पैदा करने के लिए भी लैक्टोबैसिलाई का ही उपयोग होता है। इसके अलावा मद्यार्क यानी कि दारू की निर्मिती या मद्यार्क की निर्मिती और कुछ डबल रोटियों को बनाने के लिए भी लैक्टोबैसिलाई जीवाणु किण्वन प्रक्रिया में उपयोग में लाए जाते हैं। यानी कि खटास पैदा करने के लिए आपको यहाँ पर लैक्टोबैसिलाई जीवाणु बहुत ही उपयुक्त होते हैं। इसके बाद दूसरा जो एक उपयुक्त सूक्ष्म जीव है वो है राइजोबियम के बारे में आपने ऑलरेडी कक्षा 8वीं में पढ़ा हुआ है। आपको मैं याद दिला दूं कि हमने नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में इसका नाम सुना था। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में राइजोबियम नामक जीवाणु हमें मदद करते हैं। अब ये राइजोबियम करते क्या है?
राइजोबियम जीवाणु हमेशा जो दलहन या फली वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं, उन फली यानी कि शिवांग वर्गीय वनस्पतियाँ जिनमें फली पाई जाती है, ऐसे फली वाली वनस्पतियों के और दलहनों के जड़ों की गांठों में ये राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। राइजोबियम जीवाणु जड़ों पर गांठों में रहने वाले ये जीवाणु पौधे को नाइट्रेट और अमोनिया अम्ल की पूर्ति करवाते हैं। वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है, उस नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रेट और तथा अमोनिया अम्ल में करके इसे पौधे की जड़ों में पहुंचाया जाता है, जिसके बदले पौधा या पौधे की जड़ें इन जीवाणुओं को कार्बोज प्रदान करती है, जिसके कारण ये राइजोबियम अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये एक प्रकार का सहजीवन है, यानी कि राइजोबियम वातावरण के नाइट्रोजन का नाइट्रेट में रूपांतरण करके इन पौधों को पहुंचाता है और बदले में ये पौधे उनमें स्थित कार्बोस पदार्थ से इस राइजोबियम को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये एक प्रकार का सहजीवन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इसे आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर प्राप्त होने वाला जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक है, जो राइजोबियम की वजह से दलहनों और फलियों वाले वनस्पतियों को मिलता है, ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक बहुत ही उपयुक्त होता है, जिनके कारण ही इन दालों और दलहनों को बहुत अच्छे प्रमाण में प्रोटीन की पूर्ति होती है। ये बहुत अच्छे प्रमाण में प्रोटीन का स्रोत है और इसीलिए राइजोबियम इन दलहनों और दालों वाले वनस्पतियों के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। राइजोबियम जो होता है को समाप्त होने के बाद भी उनकी जड़ें और पौधों का कुछ भाग जो होता है वो मिट्टी में उसी प्रकार से कायम रखा जाता है, क्योंकि उनमें स्थित जो राइजोबियम जीवाणु हैं वो उसी प्रकार से मिट्टी में मिले हुए रहे, क्योंकि जो राइजोबियम है इनसे बहुत ही अधिक और अच्छे प्रमाण की खाद तैयार होने की होती है और इसीलिए रासायनिक खादों का उपयोग न करते हुए प्राकृतिक खादों के लिए ये दलहन वाले जो फसलें होती हैं उनके भी कुछ भाग मिट्टी में मिलाकर रखे जाते हैं। आप जानते हो, मैंने आपको अभी भी बताया कि नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रेट और अमीनो अम्ल में करने के लिए इन राइजोबियम का उपयोग होता है और नाइट्रोजन सबसे बड़ा स्रोत है प्रोटीनों का और नाइट्रोजन एक बहुत अच्छा प्राकृतिक खाद भी है और इसीलिए राइजोबियम जीवाणुओं का मिट्टी में पाया जाना बहुत ही फायदेमंद होता है फसलों के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बुआई के पहले भी कुछ बीजों को राइजोबियम युक्त द्रव या पाउडर लगाया जाता है। हम चौखट की तरफ देख रहे हैं, चौखट में देखिए, जो केसरी कलर का चौखट है उसमें देखिए राइजोबियम युक्त पाउडर लगाया जाता है, जिसके कारण बुआई के बाद यह राइजोबियम जीवाणु पौधे में प्रवेश करते हैं। इसे राइजोबियम का टीकाकरण कहा जाता है। इसके कारण बहुत ही अच्छी फसल आती है और हेल्दी और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक फसलों का निर्माण होता है। इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने इस क्लास में दो उपयुक्त जीवाणुओं के बारे में देखा है, एक लैक्टोबैसिलाई और दूसरा राइजोबियम। किण्वन इस तीसरे सूक्ष्मजीव के बारे में, उपयुक्त सूक्ष्मजीव के बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे।